नमस्कार, मैं हमराही सर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद हमराही में। आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ आरोह क्लास 12 चैप्टर 3 कविता के बहाने लेकर, जो कि कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई है। आइए जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। चक्रव्यूह 1956 में लिखी गई। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह इनका। आत्मजयी प्रबंध काव्य है इनका। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले इनकी समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार इनका सामान्य है। पुरस्कार देख लेते हैं इनके। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। आइए पढ़ते हैं इनकी कविता। कविता के बहाने। प्रस्तुत है कविता कविता के बहाने। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक चिड़िया की उड़ान और एक कविता की उड़ान के बारे में अंतर स्पष्ट किया है कि एक चिड़िया की उड़ान का विस्तार फैलाव कितना हो सकता है, वहीं पर एक कविता की उड़ान और विस्तार फैलाव कितना हो सकता है। आइए जानते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। चिड़िया जिस प्रकार उड़ती है उसी प्रकार एक कविता भी एक क्या है, उड़ान है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान कितनी है, विस्तार कितना है, फैलाव कितना है, एक चिड़िया क्या जान सकती है। बाहर भीतर, आगे कहते हैं कवि, बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। बाहर देखो कविताएं हैं, घर के अंदर, इस घर में उस घर में, सभी जगह कविताओं का ही विस्तार है। जिसके मुंह से सुनो कोई पोएम ही गुनगुना रहा है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता के लिए पंख इसीलिए लगा हुआ है ताकि वो विस्तार कर सके, अपना फैलाव कर सके। इसके कान से उसके कान, उसके कान से उसके कान, ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कर सके। चिड़िया क्या जाने। और इसकी उड़ान, कविता की उड़ान, चिड़िया भरा ला क्या जाने। चिड़िया तो एक घोंसले से उड़ती है, दूर जाती है, कोई दाने वगैरह चुंगती है, फिर वापस अपनी ही जगह पर चली आती है। लेकिन कविता तो अनंत रहती है। एक बार किसी ने सुन लिया, पता नहीं कब तक वो गुनगुनाता है, कितने दिनों गुनगुनाता रहता है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। वहाँ पर पहले पंक्तियों में कवि ने चिड़िया और कविता की तुलना की थी। इन पंक्तियों में कवि ने कविता और फूल की तुलना की है और कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस प्रकार फूल खिला करता है उसी प्रकार एक कविता का भी खिलना है, अर्थात अपने भावों को बिखेरना है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल तो अपनी ही जगह पर खिलता है, कुछ दूर तक अपनी खुशबू फैलाता है, लेकिन कविता जब किसी के मुख से प्रस्फुरित होती है तो अपनी भाव बहुत दूर दूर तक फैलाती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बाहर भी अंदर भी, इस घर में उस घर में, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। बिना मुरझाए, फूल मुरझा जाता है, इसके बाद उसकी खुशबू खत्म हो जाती है, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है। इसकी भाव व्यंजना उतनी ही बनी रहती है जितनी कि शुरू में रहती है। फूल क्या जाने, यह बात फूल को क्या पता है। कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कविता एक खेल है। कविता क्या है, ये खेल है बच्चों के बहाने। बच्चे जिस प्रकार खेल खेला करते हैं छोटे छोटे खिलौने से, उसी प्रकार कविता भी एक खिलौना है जिससे सभी लोग खेलते रहते हैं। बाहर भीतर, बाहर भी, भीतर भी, अंदर भी,
यह घर वह घर, इस घर में भी उस घर में भी, सब घर एक कर देने के मानी सारे घरों में कविताएं के रस भाव व्यंजना फैली हुई है। बच्चा ही जाने, यह तो एक बच्चा ही जानता है। जब छोटा बच्चा खेलता है खिलौने से तो सारे घर खिलौने बिखेर देता है, उसी प्रकार कविताएं भी और कविता भी इस प्रकार पूरे घर में प्रस्फुरित होती रहती है, सब लोग गुनगुनाते रहते हैं। अगली कविता है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर, आइए पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि कोई भी भाषा हो, कोई भी भाव हो, हमें स्पष्ट भाषा में कहनी चाहिए, सरल भाषा में कहनी चाहिए, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। उसी को हम तर्कनुमा बोलेंगे तो उसको समझ से बाहर हो जाएगी। उसे क्या समझना वो तो नहीं समझेगा, लेकिन हो सकता कुछ और समझ लें। इसलिए हमें भाषा को बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से व्यक्त करना चाहिए, ताकि सही सही भाव सामने वाले पाठक को मिल सके और उसका आनंद ले सकें। तो आइए पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर एक बार न जाने क्या हुआ, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। भाषा में थोड़ा तर्क लगा दिया तो बात टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा गया, तोड़ा मरोड़ा गया, घुमाया फिराया गया, आगे पीछे किया गया कि कोई ना कोई अर्थ आए, कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। क्या बात है, क्या स्पष्ट भाव क्या है इसका। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सुधरी तो है नहीं, ना भाव मिला, लेकिन भाषा जो थी और ही पेचीदा हो गई, बिना मतलब के हो गई, कुछ स्पष्ट भाव नहीं आ रहा। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भाषा को धैर्य से समझना चाहिए कि कहती क्या है, लेकिन मैंने उसे धैर्य नहीं रखा, धैर्य से समझा ही नहीं उसे। मैं पेज को खोलने के बजाय, मुझे पेज को खोलना था ताकि इस पर समझ में आ जाए, लेकिन मैंने उसे क्या किया, कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तामाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। वो इसलिए कभी कसते हुए उसे चले गए कि उन्हें एक ध्वनि सुनाई दे रही थी जो कि तमाशबीनों में, तमाशा देखने वालों की शाबाशी, वाह वाह। दुनिया यही कहती है कि वाह 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 वाह, यानी वो कभी सही या गलत नहीं देखती, जिसमें उसे आनंद आता है उसी में वो शाबाशी देती चली जाती है, और कभी इसी शाबाशी के चक्कर में पड़ जाते हैं और उसे खोलने के बजाय कसते चले जाते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब क्या कहते हैं कभी, कि आखिरकार वही हुआ जैसे स्क्रू कसते चले जाओगे, खोलने के बजाय कसते तो लास्ट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, चूड़ी मर जाएंगी। तो भाषा की भी वो जो भाव थे वो खत्म हो गए। जोर जबरदस्ती करने से बात की चूड़ी मर गई, खत्म हो गए उसके भाव, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब उसका कोई महत्व ही नहीं रह गया, वो चुपचाप घूमने लगे। जिस प्रकार स्क्रू के चूड़ी मर जाए तो गोल गोल घूमता ही रहता है, चाहे जितना भी कसो खोलो कोई मतलब नहीं उससे, वो अपनी जगह पर। उसी प्रकार भाषा में क्या हुआ, जब उसका महत्व खत्म हो गया तो उसके भाव ही सारे खत्म हो गए। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब क्या कहते हैं कि जब कुछ होने वाला नहीं था, ना तो निकल रही ना तो जा रही अंदर, तो उसी जगह छोड़ दिया मैंने, और ऊपर से और 2-3 हथौड़े मार के उसे कस दिया। यानी जो बात थी भाषा की उसे वहीं पर छोड़ दिया, जो भी था वहीं पर चुपचाप छोड़ दिया कि जो भी है अच्छा है, बस यही है इसका अर्थ। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। जब कवि ने उस स्क्रू को ऐसे ठोक दिया बिना चूड़ी के, जब चूड़ी उसकी मर गई थी, तो ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, पर अंदर से उसमें कोई कसाव नहीं थी, ना ही कोई उसमें पकड़ थी, ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, वो बात ऐसी थी कि एक शरारती बच्चे की तरह कवि से खेल रही थी, क्योंकि कवि ने उसमें अपनी जिद दिखाई।
यदि धैर्य से उस चीज़ को समझने, उसके भाव समझने की कोशिश करते तो शायद पल्ले पड़ जाती। लेकिन कवि ने अपनी शरारत बच्चे की तरह दिखाई तो भाषा भी चुपचाप देख रही है। मुझे पसीने पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब भाषा क्या करती है, जब कभी थक गया, पसीना निकल आया तो पसीने को अपने रुमाल से पोंछते हैं, तब भाषा पूछती है कि बताइए कि आपने कभी भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? कभी तो सीख लेते यदि धैर्य रखते, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करो, थोड़ा धैर्य रखो, जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो, तभी उसका शुद्ध भाव आप तक पहुंच पाएगा। वो क्या है, भाषा क्या कहती है, थोड़ा धैर्य रखो और उसे समझने का प्रयास करो। उसे स्क्रू की तरह यूज मत करो कि ठोकते चले जाओ। धन्यवाद दोस्तों, इस प्रकार आपका पाठ पूरा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।